दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली 6 सेमेस्टर वालों के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का। जी हाँ दोस्तों, आज का सब्जेक्ट रहेगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। और ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो स्टूडेंट पेपर देंगे उन्हीं को पता चलेगा कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको विद आंसर आपके सामने लाया है, यानी आंसर के साथ आपके सामने जो पिछले साल का पेपर था उसको मैंने लाया है। और हर बार यही होता है कि जो पिछले साल का पेपर होता है उससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः मैंने ये प्रयास किया कि जो पिछला साल का पेपर था उसको आपके सामने लाऊं और मैं वीडियो फाइनली लेकर के आ गया हूं। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी हमारा मेहनत सफल हो पाएगा और आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का तो आप टेलीग्राम चैनल को बेहिचक ज्वाइन कीजिए। उसमें मैंने PDF भेज रखा है, तो आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो PDF लेना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और साथ ही साथ आप मेरे से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एज ए फ्रेंड जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। दोस्तों बहुत देर हो गया, अब चलते हैं सीधे टॉपिक पर और प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। तो दोस्तों ये है प्रश्न पत्र, ठीक है, और आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से तसल्ली के लिए। ये वही सब्जेक्ट है जिसका पेपर आपका होना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ठीक है। न्यू कोर्स वालों के लिए है, BSc एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए। अब चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, सुखाने की प्रक्रिया में 1 किलोग्राम अनाज की नमी को जल वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो इसका राइट आंसर होगा 650 किलो कैलोरी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और धान की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री है, तो दोस्तों धान की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री होता है वो 12 से 15% होता है। इस प्रश्न को 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, गेहूं की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री, तो दोस्तों गेहूं की कटाई के लिए बात किया है तो ये होता है 18 से 20%, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा 110%, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। अनाज का घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व किसके लिए आवश्यक होता है या किसके लिए आवश्यक है, तो ये उपयुक्त सभी के लिए, यानी थर्मल डिफ्यूजिविटी की गणना, रेनॉल्ड्स संख्या का निर्धारण और वायवीय और हाइड्रोलिक हैंडलिंग के लिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, कणों के ज्यामितीय माध्य व्यास के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी समतुल्य व्यास, ठीक है। और छठा प्रश्न है, गेहूं का घनत्व लगभग होता है, तो गेहूं का घनत्व लगभग 998 से 1238 किलो प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। 998 से 1238 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और आगे है, धान के लिए विश्राम कोण खाली स्थान के बीच होता है, तो धान के लिए विश्राम कोण जो होता है वो 30 से 45 डिग्री होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 30 से 45 डिग्री। और अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान है, तो गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान कितना होता है, 23 से 28 डिग्री, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को आपसे पूछा जा सकता है और इन्हीं प्रश्नों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है आज का, ये किलो कैलोरी में ऊष्मा की मात्रा जो 1 किलो पदार्थ में मिलाने या हटाने पर इसके तापमान को 1 डिग्री तक बदल दे, उसे कहते हैं, तो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है, स्पेशल हीट कहा जाता है उसे। और दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आप देख सकते हैं। इधर आपको मिलेगा हिंदी वाला, ठीक है, लेफ्ट में, और इधर राइट में मिलेगा आपको इंग्लिश वाला। तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप अपना देख लीजिएगा। हालांकि मैं हिंदी ही पढ़ूंगा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट हिंदी वाले ही हैं। और आपको एक बार फिर से बता दूँ, अगर आपको PDF चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप मेरे से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एज ए फ्रेंड जुड़ सकते हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। और आगे है, हवा की तापीय चालकता है, तो हवा की तापीय चालकता क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 0.02 किलो कैलोरी, ठीक है। और अगला है, प्रारंभिक क्रिया में कुछ बड़े कणों को हटाना, ये क्या कहलाता है, स्क्रैपिंग कहलाता है, ठीक है, जिसमें बड़े कणों को हटा दिया जाता है। और सामग्री की सफाई किसके द्वारा की जाती है, तो हालांकि सफाई का बात तो उपयुक्त सभी के द्वारा, धुलाई के द्वारा भी, स्क्रीनिंग के द्वारा भी और हैंड कीपिंग के द्वारा भी सफाई की जाती है, ठीक है। ये सभी सफाई के प्रकार हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ सफाई, तो सफाई सभी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। और अगला है, अनाज की फसल का सुरक्षित भंडारण नमी का स्तर आमतौर पर निम्न की सीमा से नीचे होता है,
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अनाज में कितना नमी होने पर, कितने से कम नमी होने पर उसको भंडारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 8 से 9%। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रवात विभाजक का उपयोग खाली स्थान को अलग करने के लिए किया जाता है। तो चक्रवात विभाजक का प्रयोग महीन कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, 1 टन अनाज को धूप में सुखाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल लगभग 15 वर्ग मीटर चाहिए होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 15 वर्ग मीटर। और अगला है, और धूप में सुखाने पर अनुकूल परिस्थितियों में अनाज की सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिदिन कम हो जाती है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है प्रतिदिन कितना सापेक्षिक आर्द्रता कम होता है धूप में अनाज को सुखाने पर, तो 3 से 4% कम होता है। ठीक है, डेली। और अगला देखते हैं, एट्रिसिन मिल में खदान का आकार निम्न के कारण कम हो जाता है। तो एट्रिसिन मिल में खदान का आकार निम्न के कारण कम है, तो किसके कारण कम हो जाता है? अपरूपण और क्रशिंग के कारण। ठीक है। और अगला है, हैमर मिल का क्षमता निर्भर करता है। तो हैमर मिल जो होता है उसका कैपेसिटी चलनी के आकार के ऊपर निर्भर करता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्रशर अनाज के आकार को कम करते हैं, कैसे कम करता है? निचोड़ने और दबाने द्वारा। ठीक है, क्योंकि क्रशर का काम ही वही होता है, निचोड़ना और दबाना, जिससे अनाजों का आकार कम हो जाता है। और धान के भूसी का प्रतिशत लगभग होता है। तो दोस्तों जो धान का भूसी होता है वो 18 से 20% होता है धान में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत कॉमन प्रश्न है जिसको हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। और अगला प्रश्न है, धान को क्यों उबाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या होगा, पढ़िए। धान को इसलिए उबाला जाता है ताकि हेड राइस की अधिकतम रिकवरी प्राप्त करना और टूटे हुए प्रतिशत को कम करना और मिलिंग घाटे को कम करना, इन सभी के लिए क्या किया जाता है? धान को बॉयल किया जाता है। और अगला देखते हैं, लीन टू ग्रीन हाउस में खाली स्थान होती है। तो लीन टू जो ग्रीन हाउस होता है उसमें केवल एक छत होता है। ठीक है, ऐसे होता है उसका स्ट्रक्चर, ये कोई दूसरा दीवार होता है और इधर से हम लोग ऐसे झोपड़ी की तरह बनाते हैं, यहाँ से ऐसे। तो ये होता है लीन टू टाइप। लीन टू टाइप क्या होता है? ये ग्रीन हाउस का एक टाइप होता है। और अगला है, कौन सा संरक्षित खेती का घटक नहीं है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी जो है ऊपर में, ये कोई भी संरक्षित खेती का घटक नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिप सिंचाई, छाया जाल, कम सुरंग, ये सभी के सभी क्या है? ये घटक नहीं है संरक्षित खेती का। ठीक है। और अगला देखते हैं, CEA का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों CEA का पूर्ण रूप यहाँ पे हिंदी में बता दें आपको, नियंत्रित पर्यावरण कृषि और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर। ठीक है। और अगला देखते हैं 25 नंबर में, कूल ग्रीन हाउस का रात का तापमान कितना होता है? यहाँ पे कूल ग्रीन हाउस का रात का तापमान आपसे पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जाए पेपर में और पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है, तो आप उसमें टिक कीजिएगा 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या सेल्सियस। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये VVI प्रश्न है, इसको पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के हर पेपर में इस प्रश्न को पूछा जाता है। अतः इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको बढ़िया से याद कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आप फालतू में बोल रहा हूँ कि प्रश्न आएगा, ये प्रश्न नहीं आएगा, वरना मेरा वीडियो बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। जो बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, उसको याद कर लीजिएगा अवश्य ही। और अगला है, ठंडे हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ठंडे हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं। और उपयुक्त सभी में क्या क्या है? कार्नेशन, जेरेनियम और मीठी मटर, ये सभी के सभी क्या है? ये ठंडे हरित गृह में उगाने के लिए उपयुक्त पौधे हैं। और अगला है 27 नंबर प्रश्न, गर्म हरित गृह का रात का तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द नाइट टाइम टेम्परेचर ऑफ वार्म ग्रीन हाउस? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 10 से 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगला है, गर्म हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन, अब जो ऑप्शन सी वाला है, अफ्रीकी वायलेट जो है, ये गर्म हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधा है। ठीक है। और अगला है, हॉट हाउस के लिए एक आदर्श पौधे का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हॉट हाउस के लिए, तो यहाँ पे हॉट हाउस के लिए इसका जो कैलेडियम्स है और गार्डेनियास है, ये दोनों क्या है? हॉट हाउस के लिए आदर्श पौधे हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और 30 नंबर प्रश्न है, यानी इस वीडियो का आधा, इस सीरीज का आधा टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि 30वां प्रश्न है और इस वीडियो में टोटल 60 प्रश्नों को शामिल किया गया है। और आपको बता दूं कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ मेरे से दोस्त के रूप में जुड़ने के लिए, एज ए फ्रेंड जुड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। और अगला प्रश्न देखते हैं 30वां, खाली स्थान प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस का एक प्रकार है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी ट्यूबुलर संरचना, लकड़ी का संरचना और बांस का संरचना प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस का प्रकार होता है। ठीक है।
और अगला देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, एक प्रचार कक्ष में होता है, तो एक प्रचार कक्ष में क्या होता है? कम नमी सामग्री, ठीक है, यानी लो मॉइस्चर कंटेंट होता है किसमें? ए प्रोपगेशन चैम्बर, ठीक है, यानी एक प्रचार कक्ष जिसको कहा जाता है प्रोपगेशन चैम्बर, इसमें क्या होता है? कम नमी सामग्री होता है, ठीक है, वरना क्या होता है, जो नर्सरी होता है वो ख़राब हो जाता है। प्लास्टिक टनल का सीधा उपयोग क्या है? अगला प्रश्न है, प्लास्टिक टनल का सीधा उपयोग क्या है? नर्सरी लगाना है, ठीक है। और अगला है, छाया घरों विशेष रूप से बहुत उपयोगी होते हैं, तो छाया घर जो होते हैं विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे छाया देने से जो पानी का ह्रास होता है वो कम हो जाता है, इसलिए इसे उपयोगी माना जाता है। और अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस विशेष रूप से बहुत उपयोगी है, तो जो ग्रीन हाउस है ये विशेष रूप से बात की जाए तो ये ठंडे क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री कौन सी है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री, तो सबसे सस्ती पॉलीथीन जो है वो सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री है, ठीक है। और अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दूसरों की तुलना में लंबे समय तक चलने वाला आवरण सामग्री है? तो यहाँ पे जो फाइबर ग्लास होता है ये सबसे ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग टर्म तक चलता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आप अपना ग्रीन हाउस इससे बनाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है, फाइबर ग्लास, इसको याद कर लीजिएगा। और अगला है, प्रकाश कक्ष के उपयोग का मौसम, तो प्रकाश कक्ष का उपयोग का मौसम सर्दी होता है, क्योंकि सर्दी में क्या होता है, ठंड के मौसम में प्रकाश उतना नहीं आ पाता, तो इसमें प्रकाश जो कक्ष होता है इसमें इसका यूज किया जाता है। और अगला है, हॉट बेड पौधे उगाने के लिए एक छोटे पैमाने का खाली स्थान रूप है, तो यहाँ पे खाली स्थान में यहाँ पे भरा जाएगा ग्रीन हाउस, ठीक है, हॉट बेड पौधे उगाने के लिए एक छोटे पैमाने का ग्रीन हाउस रूप है, ठीक है। और अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, लाठ घर बहुत उपयोगी होता है, तो लाठ घर जो होता है वो बहुत गर्म क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धुंध बिस्तर क्या है? तो धुंध बिस्तर जो होता है ये एक प्रसार इकाई होता है, ठीक है, ये प्रोपगेशन यूनिट होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा इंग्लिश में भी। और अगला है, किस प्रकार के प्रसार के लिए धुंध कक्षों का उपयोग किया जाता है? फॉर विच टाइप ऑफ प्रोपगेशन मिस्ट चेम्बर आर यूज्ड? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी सॉफ्ट वुड कटिंग, ठीक है, सॉफ्ट वुड कटिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में वही है। और अगला है, संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप कौन सा है? तो यहाँ पर संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप यानी विच ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नर्सरी बिस्तर, ठीक है, संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप क्या है? नर्सरी बिस्तर है, ठीक है, यानी नर्सरी बेड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और अगला है, प्रचार मामले का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोपगेशन केस? तो प्रचार मामले का उद्देश्य है उचित जड़ें, ठीक है, उचित जड़ें, ठीक है। और अगला देखते हैं, पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए? दोस्तों इस प्रश्न को 110% नहीं, इसका 200% गारंटी करता हूँ, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अगर आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का पेपर देने जाएंगे तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न को हर बार पूछा जाता है। और प्रश्न क्या है, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ ए पॉली हाउस, यानी पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, पॉली हाउस की दिशा कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए? तो उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए। और अगला है, संरक्षित खेती के तहत सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली सिंचाई प्रणाली क्या है? तो ये जो ड्रिप सिंचाई होता है ये सबसे इफिशियंट होता है, इसलिए इसको संरक्षित खेती में उपयोग किया जाता है, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा। और अगला है, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग पेन लेकर के पेपर पे नोट कर लीजिएगा। और PDF चाहिए इसका तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का और PDF चाहिए और दूसरा मटेरियल वाला अलग कंटेंट वाला, तो आप टेलीग्राम चैनल को बेहिचक ज्वाइन कीजिए, उसमें मैंने टेलीग्राम में मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का PDF भेज दूंगा, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ आप मेरे से एज ए फ्रेंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जुड़ सकते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, बलात् वायु सुखाने की विधि में नमी कहाँ से चलती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनाज से हवा की ओर चलती है, ठीक है। और ये क्या है, बलात् वायु एक सुखाने की विधि है जिसमें हवा होता है, वो कहाँ से? अनाज से हवा की ओर चलता है, ठीक है। और अगला है, सुखाने की प्रक्रिया में शामिल है, तो सुखाने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ दिए एक बार, द ड्राइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व्स, तो इसका राइट आंसर होगा हीट एंड मास ट्रांसफ़र। और अगला है, पतली परत सुखाने की अनाज की परत की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो पतली परत के लिए 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, अनाज की जो मोटाई परत की मोटाई होती है, गहराई होती है, वो 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। और अगला है, पतली परत सुखाने में शामिल है थिन लेयर ड्राइंग इंक्लूड्स, तो इसका राइट आंसर होगा
फ्लैट बेड ड्रायर, ठीक है, फ्लैट बेड ड्रायर। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गहरी क्यारी सुखाने में शामिल है। तो दोस्तों गहरी क्यारी सुखाने में क्या शामिल है, इस प्रश्न को हर बार पूछा जाता है और गारंटी करता हूँ कि इस बार भी पूछा जाएगा। और प्रश्न क्या रहेगा, गहरी क्यारी सुखाने में शामिल है डीप बेड ड्राइंग इंक्लूड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बैच ड्रायर। क्या, बैच ड्रायर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 50 प्रश्नों का हम लोगों ने खात्मा कर दिया। और सिर्फ खात्मा करने से नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको याद करना होगा ताकि आप पेपर में इसको बिना कोई परेशानी के लिख सके। अतः आप लोग इस जितने वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से। और हम लोग 50 प्रश्नों को तो देख ही लिए और अगला देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। और 51 नंबर प्रश्न है गहरी क्यारी सुखाने में दाने की परत की गहराई होती है तो कितना होता है। जैसे हम लोगों ने पतली परत का पढ़ा तो पतली परत के लिए 20 सेंटीमीटर से कम, और यहाँ पे गहरी क्यारी सुखाने की बात की जा रही है। यहाँ पे गहरी क्यारी सुखाने में दाने की परत की गहराई कितना होती है, ये 20 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगला देखते हैं, अगला है हवा में सुखाने के लिए अनुशंसित सामान्य हवा का तापमान। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है फॉर एयर ड्राइंग द रिकमेंडेड नॉर्मल एयर टेम्परेचर इज 40 to 50 डिग्री सेल्सियस, यानी हवा में सुखाने के लिए अनुशंसित सामान्य हवा का तापमान कितना होना चाहिए, तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। और 53 नंबर प्रश्न है बैच प्रकार के ड्रायर में अनाज को अधिकतम गहराई लगभग होता है। तो बैच प्रकार के ड्रायर में अनाज की अधिकतम गहराई कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 250 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है बैच प्रकार के ड्रायर में प्रति घन मीटर धान सुखाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वायु प्रवाह दर तो 3 से 4 घन मीटर प्रति मिनट देने पे धान को सुखाने का जो प्रक्रिया है वो बढ़िया होता है। किसमें, ये बैच प्रकार के ड्रायर में आपसे पूछा जा रहा है। और अगला है रोटरी ड्रायर में ड्रम का व्यास निम्न में से निम्न के बीच होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक रोटरी ड्रायर, ये क्या होता है, ड्रायर का एक प्रकार होता है जिसमें अनाज वगैरह को सुखाया जाता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रोटरी ड्रायर होता है उसमें जो ड्रम होता है उसका डाया पूछा जा रहा है, यानी उसका डायमीटर कितना होता है, यानी व्यास कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3 से 6 मीटर। रोटरी ड्रायर में ड्रम का व्यास 3 से 6 मीटर का होता है। और अगला है LSU ड्रायर का मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ पे LSU ड्रायर का मुख्य लाभ आपसे पूछा जाए तो आप इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। लेकिन ऑप्शन डी सिर्फ जानने से नहीं होगा, उपयुक्त सभी में क्या क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। तो LSU ड्रायर का मुख्य लाभ क्या है, कम सुखाने की अवधि यानी जल्दी सूख जाता है, अधिकतम सुखाने की क्षमता और ज़्यादा अनाज को सुखाया जा सकता है, और न्यूनतम सुखाने का नुकसान है और सुखाने में अनाजों का जो नुकसान होता है वो कम होता है। ये सब लाभ है किसका, LSU ड्रायर का। और अगला देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, LSU ड्रायर के लिए अनुशंसित वायु प्रवाह दर यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर LSU ड्रायर द रिकमेंडेड एयर फ्लो रेट इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन, ठीक है। और अगला है 58 नंबर प्रश्न, सतत प्रवाह ड्रायर में शुष्क हवा का तापमान हो सकता है। तो यहाँ पे सतत हवा प्रवाह यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसमें हवा का तापमान कितना हो सकता है, तो इसमें 70 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और दोस्तों हम लोगों ने 58 प्रश्नों का उत्तर जान लिया और बचे हैं 2 प्रश्न, तो इन दोनों प्रश्नों को भी जान लेंगे। उससे पहले आपको बता दूं आपके फ़ायदे के लिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में मैं PDF भेज देता हूं हर बार, और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो या फिर अगला जो भी पेपर हो उन सभी चीज़ों का PDF मैं उसमें डाल देता हूं। अतः आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न को देखते हैं। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो प्लीज़ आप लोग वो काम भी कर लीजिएगा, फॉलो करने वाला। और अगला है बैच प्रकार या अधिकतम सुखाने वाली हवा का तापमान। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है तो बैच प्रकार या अधिकतम सुखाने वाली हवा का तापमान कितना होता है, तो 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और अगला आखिरी प्रश्न है आज के इस वीडियो का, एक विशेष तापमान पर अनाज की नमी सामग्री के साथ संतुलन सापेक्ष आर्द्रता के विकिरण को एक वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे कहा जाता है। इस प्रश्न को समझिए एक बार फिर से, जब विशेष तापमान पर अनाज की नमी सामग्री के साथ संतुलन सापेक्ष आर्द्रता के विकिरण को एक वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे कहा जाता है, तो उसे अनाज समतापी कहा जाता है, ठीक है, उसे अनाज समतापी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो वीडियो था प्रश्नों का सिलसिला जो चल रहा था वो यहीं समाप्त हो रहा है।
और वीडियो को समाप्त करते करते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे का हर वीडियो आपको मिलता रहे आसानी से। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।